हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नेट के पेपर 1 के 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट सेलेक्ट दोज विच इंडिकेट द कैरेक्टरिस्टिक एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग। Teaching implies communication. Teaching is like selling goods. Teaching means managing and monitoring. Teaching implies influencing others. Teaching requires convincing others. There can be no teaching without infrastructural support. तो हमें देखना है एक एक करके कि शिक्षण उन कथन को चुनिए जो शिक्षण की विशेषताओं और बुनियादी आवश्यकताओं को दर्शाते हैं। शिक्षण का तात्पर्य संचार से है। शिक्षण सामान बेचने जैसा है। शिक्षण का अर्थ है प्रबंधन और निगरानी। शिक्षण का तात्पर्य है दूसरों को प्रभावित करना। शिक्षण के लिए दूसरे को समझने की आवश्यकता होती है। ढांचागत समर्थन के बिना कोई शिक्षण नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि ढांचागत शिक्षण का मतलब होता है कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर, बिना बिल्डिंग के शिक्षण नहीं हो सकता। तो हमें इसमें से चुनना है कि कौन कौन सा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। टीचिंग का बेसिक रिक्वायरमेंट जो बुनियादी आवश्यकता और विशेषता को बताता है। तो हमारा पहला इसमें आता है कि टीचिंग इम्प्लाइज कम्युनिकेशन, क्योंकि जब टीचर और स्टूडेंट के बीच में बातचीत होती है तब शिक्षण होता है। इसलिए संचार से, इसका संचार का मतलब कम्युनिकेशन। आप बोलेंगे, अगला सुनेगा, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। टीचिंग इज लाइक सेलिंग गुड्स। नो। टीचिंग मीन्स मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग। यस। टीचिंग का अर्थ, शिक्षण का अर्थ है प्रबंधन और निगरानी। उसके बाद है कि टीचिंग इम्प्लाइज इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। यह शिक्षण का तात्पर्य है दूसरे को प्रभावित करना। दूसरे को प्रभावित यहाँ कहाँ करते हैं, किसको करते हैं? बच्चों को करते हैं, स्टूडेंट्स को करते हैं। ठीक है। टीचिंग रिक्वायर कन्विंसिंग अदर्स। ये कन्विंस नहीं करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। देयर कैन बी नो टीचिंग विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट। ये भी ऐसा नहीं है, टीचिंग कहीं भी हो जाती है। पहले मतलब पेड़ों के नीचे भी लोग पढ़ लेते हैं, तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी नहीं। तो इसका आंसर है ए, जिसमें कि हमने फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शंस को लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये पेपर 1 के क्वेश्चंस हैं जो कि 2017 या 18 के क्वेश्चंस है। व्हाट इज द पर्पस अंडरलाइंग यूज ऑफ टीचिंग एड्स? टीचिंग एड्स को यूज करने का उद्देश्य क्या है? क्यों आप या हम जो शिक्षक हैं जो टीचिंग एड्स को यूज करते हैं, इसका पर्पस क्या है, हमें ये बताना है। तो टीचिंग एड का यूज हम लोग इसलिए करते हैं कि क्लास जो है ना, टू मेक द लेसन इंटरेस्टिंग, ठीक है, पाठ को रोचक बनाने के लिए, टू कैप्चर द स्टूडेंट्स अटेंशन, छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, टू एनहेंस द एक्सेस टू टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स, तकनीकी संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने के लिए, और चौथा है टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउट। तो इसी टीचिंग एड्स क्या है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये विजुअल और इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस देता है छात्रों को। आप इंटरैक्ट करते हैं, उससे बात करते हैं और उसको जो पढ़ा रहे हैं वो देखता है। तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट बहुत इंगेज हो जाता है पढ़ने में, और वो जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको समझने में उसे आसानी होती है। तो टीचिंग एड क्या करता है कि स्टूडेंट्स को लर्निंग में मदद करता है। तो जो हमारा आउटकम आता है लर्निंग का, वो उसको ऑप्टिमाइज करता है, उसको अनुकूलित करता है। जिस एड्स में क्या क्या चीजें आती हैं टीचिंग एड में, शिक्षण सहायक सामग्री में वीडियो, ऑडियो, हैंड्स ऑन टूल्स, चार्ट, पेपर, जितने तरह के होते हैं, मॉडल, सारी चीजें आती हैं जो कि स्टूडेंट के लर्निंग एक्सपीरियंस को बढ़ाता है। तो टीचिंग एड क्या है, किसी भी क्लासरूम का इंटीग्रल कंपोनेंट है। ये टीचिंग एड्स लर्नर को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल, इलस्ट्रेशन, सारी चीज़ों को बढ़ाता है और उनके सीखने के परिणामों को अनुकूलित करता है। इसलिए इसका आंसर है फोर्थ।
कि सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए अच्छे से अच्छे लर्निंग हो, इसके लिए टीचिंग एड का प्रयोग होता है। अब नीचे यहाँ 2 लिस्ट दिए गए हैं जिसमें कि टीचिंग एड, पहला में टीचिंग मेथड बताया गया है, दूसरा क्या है कि फैक्टर्स हेल्पफुल इन मेकिंग देम इफेक्टिव। जो टीचिंग मेथड है उनको इफेक्टिव करने के लिए जो मेथड है उनके बारे में इसमें बताया गया है। तो हम सबसे पहले है एक्सपोजिटरी मेथड, ट्रस्ट एंड ओपननेस इन रिलेशनशिप। यहाँ से लेकर ये यहाँ तक है, मेथड अपने आप में है। उसके बाद इन्वेस्टिगेटिव मेथड है जिसका डिस्क्रिप्शन इस तरह से दिया है, ठीक है। डिस्कशन मेथड का भी डिस्कशन इस तरह से दिया है, क्रिएटिंग चैलेंज। ये मतलब उसका मैचिंग नहीं है, हमें मैचिंग करना है। मतलब ये सारी चीज़ें जैसे इसमें है जांच विधि, तो पहला एक्सपोजिटरी, दूसरा जांच विधि, तीसरा चर्चा विधि, निजीकृत विधि। 4 विधियां दी गई हैं और 5 तरह के उनके प्रभावी बनाने में सहायक कारक के बारे में बताया गया है। तो जिसमें अलग अलग ऑप्शन है, रिश्ते में विश्वास और खुलापन, दूसरा है विचारों के खुलकर आदान प्रदान करने के लिए विषय और गुंजाइश चुनने की स्वतंत्रता, समस्याओं के समाधान करने के लिए एक चुनौती, निजीकृत व्यवस्थित चरण दर चरण प्रस्तुति और ढांचागत समर्थनों को अधिकतम करना। तो अब सबसे पहले हम जाने एक्सपोजिटरी विधि क्या है। एक्सपोजिटरी मेथड जो है लर्निंग मेथड है, वह एक तरीका का पढ़ाने का तरीका है जिसमें टीचर जो होता है वो बच्चों को इंफॉर्मेशन, सूचनाएं देता है स्टूडेंट्स को आगे आगे, और उसके बाद उनसे बहुत इंटरेक्शन नहीं करता बल्कि उन्हें सूचनाएं देता है। और एक्सपोजिटरी टीचिंग में लेक्चर प्रेजेंटेशन है या कुछ कहने का तरीका है जो कि पढ़ाने के दौरान दिया जाता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिव मेथड क्या होता है? इन्वेस्टिगेटिव मेथड में जो होता है जांच विधि में, यह एक ऐसा अप्रोच है जिसमें टीचर और बच्चे दोनों को क्वेश्चन पूछने में इन्वॉल्व होते हैं। दोनों बच्चे भी क्वेश्चन पूछते हैं, टीचर भी क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि समस्या को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है और उसका सॉल्यूशन भी ढूंढने में, जो भी पढ़ने में जो भी कोई प्रॉब्लम है उसको समझना और उसका समाधान ढूंढने में मदद करता है। बच्चे जब तक पूछते हैं, डिस्कवर करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो वो बहुत तरह का प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में वो इन्वॉल्व होते हैं। अगला है डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड में क्या है कि उसमें बहुत सारा फोरम्स होता है, बच्चे टीचर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बच्चे बच्चे से इंटरेक्ट करते हैं। तो ये स्टूडेंट के बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में होता है, ताकि डिस्कशन मेथड से क्या होता है कि स्टूडेंट की थिंकिंग, सोच बढ़ती है, लर्निंग बढ़ती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ती है, उनकी समझ में वृद्धि होती है और किसी भी लिटरेचर या किसी चीज़ को अप्रिशिएट करना सीखते हैं। और पर्सनलाइज्ड मेथड जो है, निजीकृत विधि जो है, वो एक टीचिंग का विधि है जो कि उसमें क्या है कि हर बच्चे को एक सीखने का, अधिगम का प्लान मिलता है कि वो किस तरह से सीखेंगे। पर्सनलाइज्ड, हर बच्चे की कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती, तो हर बच्चे के उनके कैपेसिटी, उनके नॉलेज और उनके स्किल के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार एक लर्निंग प्लान दिया जाता है। ये निजीकृत विधि जो है ना, वह इस विधि के बिल्कुल विपरीत है कि एक टीचर एक ही चीज पढ़ाएगा जो सबको फिट हो, ऐसा नहीं। यहाँ बच्चों को पर्सनलाइज्ड होता है, बच्चों के हिसाब से चीजें पढ़ाई जाती हैं या बताया जाता है। तो ये अप्रोच बहुत सारे स्कूल में अपनाया जाता है। अब हमें इसे मैच कराना है, तो हमारा मैच कराना है एक्सपोजिटरी मेथड। इसको हम दूसरे कलर से करते हैं, ठीक है। एक्सपोजिटरी मेथड जो है ना, वो क्या हो गया हमारा, सिस्टमेटिक, स्टेप बाय स्टेप, व्यवस्थित चरण दर चरण प्रस्तुति जो हुआ उसे हम कहते हैं एक्सपोजिटरी मेथड, ठीक है। इसमें बच्चों को बताया जाता है, टीचर या इंस्ट्रक्टर जो है स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन या सूचनाएं देता है चरण दर चरण, स्टेप बाय स्टेप। इन्वेस्टिगेटिव मेथड में क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटिव मेथड में क्रिएटिंग ए चैलेंज टू एड्रेस ए प्रॉब्लम, मतलब किसी भी जांच विधि में समस्याओं के समाधान के लिए एक चुनौती दी जाती है जिससे बच्चे उसे खोजते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। डिस्कशन मेथड में क्या होता है कि बच्चे
freedom to choose a theme and scope for frank exchange of ideas। मतलब चर्चा विधि में विचारों को बच्चे खुलकर आदान प्रदान करते हैं और विषय उसमें बच्चे अपना उन्हें फ्रीडम होता है अपने विचार व्यक्त करने का, अपने विषय चुनने का, किस पर वो डिस्कस करेंगे किस। और निजीकृत विधि में क्या होता है कि ट्रस्ट एंड ओपननेस इन रिलेशनशिप, रिश्ते में विश्वास और खुलापन, माने बच्चों के हिसाब से उन्हें समस्या का समाधान करने के लिए दिया जाता है। इसलिए आंसर इसका होगा 1। हर बच्चों को अपने लेवल से, तो इसमें पर्सनलाइज्ड मेथड होता है। इसमें पर्सनलाइज्ड मेथड में ये कॉन्सेप्ट को हटाया जाता है कि वन साइज विल फिट टू ऑल, एक ही चीज़ हर बच्चे के लिए पढ़ाया जाए, क्योंकि हर बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, हम जानते हैं, और हर बच्चे को हम एक तरह से नहीं बता सकते हैं। बिलो आर गिवन स्टेटमेंट्स पर्टेनिंग टू इवैल्यूएशन सिस्टम, इसमें से कुछ मूल्यांकन प्रणाली के संबंध में विवरण दिए गए हैं जो आपको चुनना है, जो सही रूप से विवरण है। तो पहला है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, CRT फोकसेस ऑन डिलिमिटेड डोमेन ऑफ लर्निंग टास्क। इसमें क्या है कि हम क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट जो होता है वो जो कंपटीशन होता है जिसमें हम बच्चों के लर्निंग को जज करते हैं, और जैसे IIT एम्स जैसी परीक्षाएं होती हैं तो वो एक डोमेन फिक्स करते हैं कि इतना जिसको नॉलेज होगा वही इस IIT में प्रवेश कर सकता है। मतलब कि IIT में प्रवेश करने के पूर्व उसे कितने किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में इतनी मास्टरी होगी तभी वो एंटर करेगा। तो इसलिए इसमें ये सही बताया कि ये डिलिमिट करता है कि डोमेन ऑफ लर्निंग एक सीमित डोमेन पर, सीखने के कार्य के एक सीमित डोमेन पर केंद्रित है। मानदंड मतलब कि क्राइटेरिया फिक्स रहता है, नंबर पहले से निर्धारित होता है कि जो बच्चा इतना नंबर ले आएगा फिजिक्स में, जैसा सपोज कि फिजिक्स में वो ले आया 140, केमिस्ट्री में ले आया 160 और मैथ्स में ले आया 150, ये पहले से क्राइटेरिया फिक्स होता है। जो बच्चा इतना नंबर लाता है वो क्वालिफाई कर जाता है IIT में या एम्स, इस तरह का जो एग्जाम होता है। तो इसे हम कहते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस, वहाँ क्राइटेरिया पहले से फिक्स होता है, सीमित डोमेन पर केंद्रित होता है। दूसरा है नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, रिक्वायर्स ए क्लियरली डिफाइंड। अब नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो होता है वो क्या होता है कि किसी भी नॉर्म पे आधारित होता है। नॉर्म क्या होता है? नॉर्म हो सकता है एज, सपोज ये कि कोई टेस्ट है या 14 ईयर्स के बच्चों का, तो ये नॉर्म हो गया। क्लास या ग्रेड जो हम कहें, तो ये भी एक नॉर्म हो सकता है कि ये 8 क्लास के बच्चों के लिए है, अप टू 8 स्टैंडर्ड के बच्चे, ठीक है। तो ये, या फिर एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि ये बॉयज़ के लिए है या गर्ल्स के लिए है, इस तरह से कोई भी। तो ये डोमेन हम क्या करते हैं कि ग्रुप डिफाइंड रहता है कि 14 साल के बच्चों का ग्रुप होगा या 8 क्लास के बच्चों का ग्रुप होगा, या बॉयज़ ही खाली होंगे या बॉयज़ एंड गर्ल्स कंबाइंड होंगे। तो ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या है? एक क्लियरली डिफाइंड, एक स्पष्ट रूप से परिभाषित समूह की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। और फॉर्मेटिव टेस्ट आर गिवन एट द एंड ऑफ कोर्स, ये गलत। फॉर्मेटिव टेस्ट क्या होता है? हर यूनिट के पढ़ाई के बाद टेस्ट होता है। यूनिट टेस्ट जो क्लास में होता है, वीकली टेस्ट होता है, उसे हम फॉर्मेटिव टेस्ट कहते हैं। ये बच्चों को हर यूनिट के पढ़ाई के बाद उनका इवैल्यूएशन किया जाता है कि उन्होंने वो यूनिट कितना समझ में आया है। ये है बोथ नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग यूज द सेम टाइप ऑफ टेस्ट आइटम्स। मानदंड संदर्भित और मानक संदर्भित दोनों एक तरह के परीक्षण आइटम, ये हम कुछ हद तक कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर का क्राइटेरिया है, यहाँ पर एज का नॉर्म है। तो उनके जो टेस्ट आइटम होंगे, इनके एक होंगे सेम टाइप ऑफ टेस्ट आइटम होंगे, इनके भी टेस्ट आइटम सेम टाइप के होंगे। फिर क्या है? समेटिव टेस्ट आर यूज रेगुलरली ड्यूरिंग टीचिंग ट्रांजैक्शन में या शिक्षण के समय जो परीक्षा होती है ना, उसे हम फॉर्मेटिव टेस्ट कहते हैं। समेटिव टेस्ट जो होता है वो टर्मिनल इन नेचर होता है, मतलब उसका रिजल्ट होता है वो जजमेंटल होता है, इसमें पास फेल होता है।
लेकिन फॉर्मेटिव टेस्ट में पास फेल नहीं होता, इसमें हमें मतलब प्रमोट नहीं करते अगले क्लास में। मास्टरी टेस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ, नहीं, महारत परीक्षण जो है वो नॉर्म रेफरेंस नहीं होता। नॉर्म रेफरेंस में हम कोई भी नॉर्म डिसाइड करते हैं, ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट हुआ, इसमें एज ग्रेड कुछ हुआ, इसमें महारत हम नहीं जज करते, इसलिए इसका आंसर होगा 2। ठीक है, ये क्लियर होगा, हो गया होगा आपको। इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा इवैल्यूएशन का, ये नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस सारे इवैल्यूएशन के टेस्ट। अब ये नीचे, इन द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज की टीचिंग बिहेवियर्स व्हिच हैव बीन ऑब्जर्व्ड टू कंट्रीब्यूटिव टू इफेक्टिवनेस। ये उन प्रमुख शिक्षण व्यवहारों की पहचान करें जिन्हें प्रभावशीलता में योगदानकर्ता के रूप में देखा गया है। तो इसमें क्या क्या चीज़ है? लेसन क्लैरिटी, लेसन क्लैरिटी के बाद है जांच, प्रोबिंग, फिर है उसके बाद है टीचर टास्क ओरिएंटेशन, शिक्षक कार्य अभिविन्यास, स्टूडेंट सक्सेस रेट, और उसके बाद है इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, निर्देशात्मक किस, यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज। तो इसका आंसर होगा हमारा क्या क्या, पहले हम समझ जाएं इफेक्टिव टीचिंग क्या होता है। ठीक है, टीचिंग के इफेक्टिव होने का कारण इसमें बहुत तरह से होता है। पहला तो होता है टीचर का बिहेवियर, कि टीचर का बिहेवियर किस तरह का है। फिर है टीचर का नॉलेज कितना है। टीचर के बिहेवियर में अगर क्लैरिटी है, वार्मथ है, तो बच्चों को थोड़ा टीचर से जुड़ने में और पढ़ाई को समझने में आसानी होती है। टीचर को नॉलेज, अगर टीचर नॉलेजेबल है, सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज है, तब बच्चे को उसकी, तब टीचर की टीचिंग इफेक्टिव होती है। और टीचर का बिलीफ, तो इफेक्टिव टीचिंग क्या है, स्टूडेंट के जब टीचिंग इफेक्टिवनेस टीचिंग का होता है तो स्टूडेंट का अचीवमेंट बढ़ता है। तो इफेक्टिव टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, स्टूडेंट्स को इंगेज करते हैं लर्निंग में, और उन कुछ उसके बाद फिर वो क्लासरूम का एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है। स्टूडेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, सबको उनकी एबिलिटीज़ अलग होती है, उनकी पर्सनैलिटीज़ अलग होती है, टीचर सबको लेकर साथ चलते हैं। तो इफेक्टिव टीचर क्या करता है कि क्रिएटिव और इनोवेटिव टीचिंग को, स्ट्रेटजीज को अपनाता है। तो ये बिहेवियर कंट्रीब्यूट करता है जो इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग में। तो क्या है कि टीचर क्या होता है, एक गुड पर्सन होना चाहिए, तो है, लेकिन लेसन का क्लैरिटी पर बहुत जोर दिया गया है। टीचर इफेक्ट के टीचिंग के इफेक्टिवनेस होने के लिए लेसन की क्लैरिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसमें है कि सभी लर्नर को लेसन क्लियर समझ में आना चाहिए, और हर आइडियाज़ जो भी हैं लेसन में वो बच्चों को अच्छे से समझना चाहिए। फिर है दूसरा है इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शनल वैरायटी में हम लेते हैं निर्देशात्मक केस। तो इंस्ट्रक्शनल वैरायटी में टीचिंग टूल है जिसमें कि टीचर क्या क्या टेक्नोलॉजी का यूज करता है, किस तरह की एक्टिविटीज़ करवाता है, किस तरह से मटेरियल्स देता है, किस तरह का टीचर का वॉइस है। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी में यही होता है कि वेरिएशन में वॉइस है कि नहीं, क्लास जेस्चर्स कैसे हैं, टीचर के हाव भाव कैसे हैं, टीचर री कितना देता है, बच्चों को कितना एनकरेज करता है। ठीक है, उसके बाद आता है टीचर्स टास्क ओरिएंटेशन। ठीक है, टीचर्स टास्क ओरिएंटेशन, शिक्षक कार्य अभिविन्यास। इसमें क्या है कि टीचर जो है ना, वो जो भी टाइम स्पेंड करता है टीचिंग में, वो अच्छे से मैक्सिमाइज कर सके अपनी टीचिंग एबिलिटी के द्वारा, बच्चों को समझाने में, और डिस्ट्रैक्टिंग बिहेवियर को चेक कर सके, जो भी इंटरप्शंस है उनको तुरंत चेक कर सके। उसके बाद आता है
हमने चौथा है स्टूडेंट सक्सेस रेट। छात्र का सक्सेस रेट भी टीचर की इफेक्टिवनेस को बताता है। ठीक है, तो छात्र का सक्सेस रेट क्या है कि 60 to 70% जो स्टूडेंट हैं अपने टाइम किस पे स्पेंड करें, जो टास्क उनको मिला है, जो मटेरियल उनको पढ़ाया गया है उसमें कम से कम गलतियां करें और उसको उस अपनी पढ़ाई को जो भी पढ़ाया गया उससे अच्छे से आत्मसात करें। तो इसलिए ये बिहेवियर, ये 1 2 3 4 ये सारी चीज़ें टीचिंग के इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। इसलिए हमारा आंसर हो गया यहाँ 3। बॉरिक का कहना है कि हेल्पफुल बिहेवियर जो है 5 है टीचर इफेक्टिव टीचिंग का। ये क्या है कि स्टूडेंट के आइडियाज़ को लेकर टीचर को उन्हें एक्नॉलेज करना, उनको मॉडिफाई करना, उनको इनकरेज करना। उसके बाद टीचर स्टूडेंट लर्निंग कंटेंट को रीइंफोर्स करे और इसे नए कंटेंट के साथ जोड़े। फिर क्वेश्चनिंग भी एक बहुत बड़ी कला है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो ताकि बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग और ज़्यादा थिंकिंग को बढ़ावा दे। प्रॉब्लम में है कि स्टूडेंट से ज़्यादा रिस्पॉन्स लेना। ड्रॉपिंग का मतलब यही होता है, पाठ स्पष्टता होगी बच्चों को तो ये सारी चीज़ें। और टीचर क्या करता है कि टीचर लर्निंग को अफेक्ट करता है, लर्निंग के साथ रिलेशनशिप के द्वारा भी। तो की बिहेवियर इफेक्टिव टीचिंग का है लेसन क्लैरिटी, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, उसके बाद है कि स्टूडेंट का सक्सेस रेट और टीचर का टास्क ओरिएंटेशन। सो दैट्स ऑल अबाउट। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंपोनेंट्स विच आर इंटररिलेटेड इन रिसर्च। तो पहला है ऑब्जर्वेशन, दूसरा हाइपोथेसिस मेकिंग, डेवलपिंग कॉन्सेप्ट्स, और उसके बाद है डिड्यूसिंग द consequences of theories, methods employed in obtaining them। ठीक है, तो अवलोकन, परिकल्पना बनाना, अवधारणाओं का विकास, सिद्धांत का परिणाम निकालना और उन्हें प्राप्त करने के नियोजित तरीके। तो इसमें हमें स्टेप बाय स्टेप बताना है करेक्ट ऑर्डर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में पहला, सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि ऑब्जर्वेशन, अवलोकन करना है कि अनुसंधान में सबसे पहले अवलोकन होता है, उसके बाद होता है डेवलपिंग कॉन्सेप्ट, फिर अवधारणाओं का विकास करते हैं। पहले ऑब्जर्व करते, फिर क्या करना है कॉन्सेप्ट बनाते, उसके बाद हम हाइपोथेसिस परिकल्पना बनाते हैं। तो पहला हुआ ऑब्जर्वेशन, दूसरा डेवलपिंग कॉन्सेप्ट, तीसरा अवधारणा बनाना। पहला, दूसरा, तीसरा। फिर क्या करते हम, फिर हम डिड्यूसिंग द सिद्धांतों के परिणाम निकालते, और फिर हम मेथड्स एम्प्लॉय करते हैं कि उनको किस तरह से प्राप्त करेंगे, इसका प्लानिंग करते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर होगा 2। किसी भी रिसर्च को करने का सीक्वेंस जो होता है, कंपोनेंट्स, फॉलोइंग कंपोनेंट्स को हम इस तरह से नियोजित तरीके से इस क्रम में पहले उसे एड्रेस करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये लिस्ट दिया गया है जिसे हमें उसमें से उस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है जो कि सही शोध के अर्थ और विशेषताओं का सही वर्णन करते हैं। तो इसमें से हमें 3 स्टेटमेंट, हमारे ऑप्शंस 3 हैं, उस 3 स्टेटमेंट्स ऐसे चुनने हैं जो रिसर्च को सही तरह से
डिस्क्राइब करते हैं या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताओं को वर्णन करते हैं। रिसर्च इज ए मेथड ऑफ इम्प्रूविंग आवर कॉमन सेंस। नहीं, हमारे ज्ञान, सामान्य ज्ञान में सुधार करने की विधि रिसर्च नहीं है। डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड्स गेट इंटीग्रेटेड इन रिसर्च प्रोसेस। या एक शोध प्रक्रिया में निगमनात्मक और आगमनात्मक विधियां एकीकृत हो जाती हैं। डिडक्टिव क्या होता है? डिडक्टिव में हम क्या करते हैं कि पहले हम जनरल रूल को जानते हैं और उससे फिर पर्टिकुलर की ओर जाते हैं। तो ये जनरल से पर्टिकुलर की ओर जाता है, पहले सिद्धांत बताता है तब एक एक केस पर लागू करता है। जैसे क्या है? ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, ये हुआ जनरल सिद्धांत। अब हम इसे एक एक प्लैनेट पर लागू करेंगे तो हम, जैसे अर्थ इज ए प्लैनेट, तो हमारा कंक्लूजन होगा इट मूव्स अराउंड द सन। तो इसमें हम क्या करते हैं? रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं। ठीक है। इंडक्टिव में क्या होता है? निगमनात्मक में हो गया ऐसे, और आगमनात्मक हुआ इंडक्टिव, उसमें हम पर्टिकुलर टू जनरल जाते हैं। पहले एक एक केस को अध्ययन करते हैं, उसके बाद फिर एक जनरल सिद्धांत बताते हैं। तो इसे हम एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं। एक एक एग्जाम्पल को देखते हैं, फिर उसे हम एक जनरलाइज थ्योरी देते हैं। जैसे एक एक प्लैनेट को हमने देखा कि अर्थ मूव करता है, मार्स मूव करता है, जुपिटर मूव करता है, सब सन की चारों ओर मूव करता है। तो हमने एक रूल बनाया कि ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। ठीक है। फिर अगला है कि रिसर्च इज ए क्रिएटिविटी एंड करिश्मा। ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है, रिसर्च क्रिएटिविटी और करिश्मा नहीं है। रिसर्च इज द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स टू प्रोवाइड आंसर्स ऑफ मीनिंगफुल क्वेश्चन। सार्थक प्रश्नों के उत्तर देने के लिए रिसर्च जो अनुसंधान एक वैज्ञानिक पद्धति है। ठीक है। तो ये होगा। फिर मेथड ऑफ कंसल्टिंग एंड यूजिंग एक्सपीरियंस इज कॉल्ड रिसर्च। नहीं, परामर्श और अनुभव के उपयोग करने की विधि को शोध नहीं कहा जाता। द आंसर प्रोवाइडेड बाय रिसर्च कैन बी एम्पिरिकली वेरीफाइड। शोध द्वारा जो रिजल्ट है उसे अनुभव के द्वारा सत्यापित किया जा सकता है। ये तो हमारे पास ये तीन मिला, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सो अवर सिक्स्थ, सो अवर आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। कुछ रिसर्च मेथड्स इसमें दिए गए हैं और उनसे उनके फीचर्स दिए गए हैं। तो पहला है एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, दूसरा है केस स्टडी मेथड, तीसरा है फिलोसॉफिकल मेथड एंड चौथा है डिस्क्रिप्टिव मेथड। अब इनके क्रिटिकल फीचर्स को देखना है। तो पहले हम एक एक करके सभी मेथड को समझ लें। ठीक है। कार्योत्तर विधि या एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड जो है, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें कि क्वालिटी ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल से उसकी तुलना की जाती है। मतलब क्या है कि इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च जो होता है ना, वो जब घटना हो जाती है जिसमें कि जो रिसर्चर है उसका कोई हाथ नहीं होता है, और तब जो स्टडी होता है उसे हम एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड कहते हैं। ठीक है। तो इसका एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड क्या है? इन डेप्थ स्टडी ऑफ ए यूनिट स्पेसिफाइड फॉर द पर्पस। किसी भी उद्देश्य के लिए, सॉरी हाँ, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड में हम क्या करते हैं? कॉजल कंपैरिजन एंड को रिलेशनल स्टडी करते हैं। मतलब क्या है कि हम घटना घटने के बाद रिसर्चर वहां जाता है और उसके बाद उसमें सहसंबंध, कारण और उसका कारण का अध्ययन करता है और आपसी संबंध का अध्ययन करता है। लेकिन घटना घटने में उसका कोई योगदान नहीं होता। जैसे एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद जाकर जब वो अध्ययन करता है तो वो पता करता है कि क्या कारण था। और कार्योत्तर मतलब एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब घटना घट जाने के बाद वो जाकर रिसर्च करता है और उसका तुलना करता है, सहसंबंध स्थापित करता है। केस स्टडी मेथड में क्या होता है कि ये
बहुत पॉपुलर मेथड है और इसमें है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है किसी भी केस का, और कंप्लीट, बहुत इसमें केयरफुल और कंप्लीट ऑब्जर्वेशन किया जाता है, चाहे वो एक किसी व्यक्ति का हो, चाहे किसी फैमिली का या किसी इंस्टीट्यूशन का। यह बहुत इन डेप्थ स्टडी होता है। ठीक है, तो ये है कि इन डेप्थ स्टडी ऑफ ए यूनिट स्पेसिफाइड फॉर द पर्पस। केस स्टडी में किसी उद्देश्य के लिए एक किसी भी इकाई का गहन अध्ययन किया जाता है। तीसरा है फिलोसॉफिकल मेथड। फिलोसॉफिकल मेथड में क्या होता है कि यहाँ पर फिलॉसफी का स्टडी किया जाता है और डिफरेंट फिलोसफर्स के बारे में स्टडी किया जाता है, उनके थॉट के बारे में स्टडी किया जाता है। तो इसका हम फिलोसॉफिकल मेथड में होता है कि थॉट ऑफ ग्रेट थिंकर, जो भी महान विचारक होते हैं उनके विचारों की व्याख्या की जाती है, उसका अध्ययन किया जाता है। और चौथा है डेस्क्रिप्टिव सर्वे। डेस्क्रिप्टिव सर्वे में क्या होता है, इस रिसर्च में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों डाटा को मिलाकर आपको सही इंफॉर्मेशन मिलता है, और ये इसमें उन लोगों को शामिल किया जाता है जिन पर रिसर्च किया जा रहा है। तो डेस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड में है फाइंडिंग आउट द स्टेटस बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ लार्ज सैंपल। इसमें क्या है कि बड़े नमूने के अध्ययन के आधार पर स्थिति का पता लगाना। तो इसका आंसर है फोर्थ। इसमें हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव में पूरे ग्रुप को शामिल करते हैं और उनके हर एस्पेक्ट का अध्ययन करके हम रिसर्च करते हैं। डिस्क्रिप्टिव मेथड। तो ये किसी भी पॉपुलेशन या किसी भी फेनोमेना का स्टडी जो हम कर रहे हैं उसका पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं डिस्क्रिप्टिव में। इसमें हम कैसे हुआ, कौन, मतलब यहाँ पर है कि क्या हुआ, क्या व्हाट क्वेश्चन का आंसर करते हैं, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, इसका अध्ययन करके क्या है इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, a researcher uses parametric test in lieu of non-parametric test for analysis and interpretation of results. This may be described as a case of एक शोधकर्ता परिणामों के विश्लेषण और व्याख्या के लिए गैर पैरामीट्रिक परीक्षण के स्थान पर पैरामीट्रिक परीक्षण का उपयोग करता है। इसे किस मामले के रूप में वर्णित किया जा सकता है? पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है, जो हम परीक्षण करते हैं तो हम जो भी पैरामीटर है उसके बारे में एजम्पशंस बनाते हैं कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है जिससे सैंपल लिया गया है, तो जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस पॉपुलेशन से सैंपल हम लेते हैं किसी पॉपुलेशन से, तो जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है जिससे सैंपल लिया गया है, तो पैरामीट्रिक जो होता है मैट्रिक में ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब इक्वली दोनों साइड में बेल शेप कर्व में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और नॉन पैरामेट्रिक में क्या होता है कि ये नॉन पैरामेट्रिक में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होता है। डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होता है। तो पैरामेट्रिक टेस्ट किसके लिए होता है? पैरामेट्रिक टेस्ट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा के लिए होता है, नॉन पैरामेट्रिक कंटिन्यूअस डेटा के लिए होता है। ये कंटिन्यूअस के लिए होता है। तो क्योंकि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट किसी स्केल से जुड़ा नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है, तो अब हमें इससे क्या दिक्कत होती है कि अगर कोई शोधकर्ता परिणामों के विश्लेषण और व्याख्या के लिए गैर पैरामीट्रिक या नॉन पैरामीट्रिक के स्थान पर पैरामीट्रिक परीक्षण का उपयोग करता है, तो इसे हम किस रूप में कह सकते हैं? टेक्निकल लैप्स इन हैंडलिंग डेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दैट इज द लास्ट ऑफ टुडेज वीडियो।
Which of the following provides more latitude for the researcher for creative expression? निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए शोधकर्ता को अधिक अक्षांश या अधिक अवसर प्रदान करता है? थीसिस राइटिंग, थीसिस लिखने में, राइटिंग ऑफ रिसर्च आर्टिकल, शोध लेख लिखना, प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस पेपर, सम्मेलन पत्र की प्रस्तुति, या प्रिपेयरिंग ए रिसर्च सिनॉप्सिस। तो ये रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए जब भी आप कॉन्फ्रेंस के लिए पेपर प्रेजेंट करते हैं, कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट करना, प्रेजेंटिंग द पेपर इन कॉन्फ्रेंस इज मोर क्रिएटिव। प्रेजेंटिंग द पेपर इन कॉन्फ्रेंस, वो आपको बहुत सारा क्रिएटिव एक्सप्रेशन अपने बात को रखने के लिए मौका देता है। तो इसका आंसर होगा पेपर इन कॉन्फ्रेंस। इसमें आप अपने व्यूज लिख सकते हैं। तो कॉन्फ्रेंस पेपर इफ आपके नए आइडियाज को ट्राई आउट करने का बहुत ही प्रभावशाली तरीका है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने वर्क को अपने कलीग के सामने ला सकते हैं। आप अपने रिसर्च के क्वेश्चंस जो होते हैं वो लोगों से पूछ सकते हैं। तो ये दोनों रिटन डॉक्यूमेंट भी होता है और ये प्रेजेंटेशन भी होता है। तो इसलिए कॉन्फ्रेंस में जब भी आप पेपर प्रेजेंट करते हैं तो आपके पेपर को फीडबैक भी मिलता है और बहुत सारे पॉइंट्स आपके रिव्यूज होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और ग्लोबल कम्युनिटी तक आपका पेपर पहुंच सकता है। और इसके अलावा ये आपके पेपर जर्नल्स में भी जा सकते हैं। तो इसलिए सबसे रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कॉन्फ्रेंस पेपर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।